गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है। रेशनल व्यवहार क्या होता है। रेशनल मतलब विवेकशीलता के साथ हमें चलते हैं कि जो हमारा उपभोक्ता है वो विवेकशील है और अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर ही वो किसी कार्य को करेगा, वस्तुओं का उपभोग करेगा। और उसका विवेक किस कार्य में है कि जितनी उसके पास उसकी आय है उसके अकॉर्डिंग वो दो वस्तुओं को खरीदेगा जो उसकी आय में शामिल हो जाए और जिसकी कीमतें उसकी आय में, उसके बजट में शामिल होती हो। इसी के आधार पे हमने बजट रेखा भी पढ़ ली, बजट बंडल भी पढ़ लिया, बजट सेट्स भी पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा अंदिमान वक्र, जो बताता है कि एक उपभोक्ता अपनी रुचियों के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर दो वस्तुओं का चुनाव करता है और उन दो वस्तुओं के बीच में वो तटस्थ रहता है। और मैंने आपको उदाहरण से एक छोटे नटखट बच्चे की एग्जाम्पल दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि वो बच्चा जो है वो नटखट है और उसको दोनों चीज़ें खानी है, दोनों वस्तुओं का उपभोग करना है, उसे एक भी वस्तु नहीं छोड़नी है। तो यही जो बात है वो हमारे अंदिमान वक्र में या उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व में आती है। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का इष्टतम चयन। उपभोक्ता का इष्टतम चयन मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर या उपभोक्ता अपने एक इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसने जो भी उसे चाहिए वो उसे पूरी तरीके से प्राप्त हो जाए और वो अपने जो शेड्यूल है उसमें कोई चेंजेस नहीं करे। वो उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहलाता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने कुछ बातें डिसाइड करी। आपने सोचा आज हम है ना अच्छा रिजल्ट आया, हम मूवी देखने जाएंगे, हम खाना खाने जाएंगे। अपने पापा मम्मी से आपने पैसे लिए, फिर आप है ना उन पैसों को लेके गए, आपने दोस्तों के साथ मूवी देखी, खाना खाया और फिर आप जब रात को आए वापस तो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि आज मैंने खूब एंजॉय किया। मतलब आप उस बातों को चेंजेस नहीं करना चाहते, उस बातों में आप खुश हो। तो जब एक बिंदु हमें जहाँ प्राप्त हो जाता है जिसमें हम खुश हैं और जो हमारी आय थी उसको हम उसके आधार पे हमने अपने उपभोग को पूरा पूरा किया, उससे हमें संतुष्टि प्राप्त हुई, उसे ही हम इष्टतम चयन कहते हैं। अब ये तो हमने जनरल पढ़ा, लेकिन अगर हम अपने इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ें तो इष्टतम चयन क्या होता है। मैंने आपको बताई थी एक बजट रेखा होती है, ठीक है। बजट रेखा होती है, देखिए ये बजट रेखा है अपनी। ये बजट रेखा हमें क्या बता रही है, ये बता रही है ये हमारा है वस्तु y की कीमत py और ये वस्तु x की कीमत px, ठीक है। तो ये दोनों वस्तुओं की क्या बता रही है, कीमत बता रही है। और जो ये अंदिमान वक्र है ये हमें क्या बता रहा है, हमारी रुचियाँ बता रहा है। तो ये हमारा IC1 हो गया। अब जब ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कौन सा बिंदु है, ई बिंदु है, जिसे हम कहते हैं संतुलन का बिंदु या फिर इष्टतम चयन। अब ये ई बिंदु पर इष्टतम चयन है, क्यों? क्योंकि ये इसकी बजट और इसकी बजट में शामिल है। मतलब उसके पास अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में ये दोनों वस्तु, एक वस्तु x और वस्तु y दोनों वो खरीद सकता है और 100 रुपये में उसको संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। कितने के बराबर, 100 के बराबर। तो वो कहाँ पर है, इष्टतम बिंदु पर है। ये हमारा IC2 मान लेते हैं अपन। फिर एक नीचे का IC खींचेंगे, IC1। अब ये IC1, यहाँ पर एक बिंदु है A और ये बिंदु है B। अब ये A और B बिंदु जो हैं ये दोनों कौन से उस पर है, ये दोनों IC1 पर है, ठीक है। और ये यहाँ पर उपभोक्ता नहीं रहना चाहेगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जितना भी आप ऊपर जाते जाएंगे आपका जो उपभोक्ता की संतुष्टि है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर उसकी संतुष्टि IC1 पर कम है, इसलिए वो IC1 पर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर से 50 रुपये खर्च करे, उसके बाद कितने रुपये, 100 रुपये। अब नेक्स्ट बिंदु आया IC3, यहाँ पर आया ये आपका F बिंदु। अब वो IC3 पे जाएगा, लेकिन IC3 पे जाने के लिए उसके पास 150 रुपये होने चाहिए, लेकिन उसके पास कितने रुपए हैं, सिर्फ 100 ही रुपये हैं। तो IC3 उसके पहुँच से बाहर है, तो इसलिए उसको संतुष्टि कहाँ मिलेगी, ई बिंदु पर मिलेगी। संतुष्टि प्राप्त करने की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये है कि हमारा जो बजट रेखा है वो हमारे अंदिमान वक्र या तटस्थता वक्र के स्पर्श करती होनी चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि दूसरी शर्त हमारी है कि जो हमारा ये वक्र है, अंदिमान वक्र है, ये हमेशा कॉन्वेक्स होना चाहिए, नत्तोदर होना चाहिए।
सॉरी उन्तोदर होना चाहिए, अतोदर होना चाहिए, आप इंग्लिश में याद रखिए कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो ये दो हमारी शर्तें हैं कि ये क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए और ये हमारी बजट रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। ये दो शर्तें जहाँ पर हैं वहाँ पर उपभोक्ता का इष्टतम चयन होता है। अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं जिससे हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पिछले 2 भागों में हमने उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट के विषय में चर्चा की थी और उसके उन बंडलों की अधिमानता के विषय में भी बताया था कि किस बंडल का वह चुनाव करती है। अर्थशास्त्र में साधारणतः ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता युक्तिशील व्यक्ति होता है। युक्तिशील भी कह सकते हैं और विवेकशील भी कह सकते हैं। मतलब उसमें इतना बुद्धिमान होता है कि उसे पता है कि उसे अपना इंटरेस्ट, अपना स्वार्थ कहाँ साधना है, कहाँ उसको संतुष्टि मिलेगी, वहीं पे वो अपना खर्चा करता है। युक्तिशील व्यक्ति को स्पष्टता ये जानकारी होती है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, तथा किसी भी दी हुई स्थिति में वह सदा इसका प्रयास करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे को ही प्राप्त करें। अतः उपलब्ध बंडलों का सेट के लिए न केवल एक उपभोक्ता के पास सुस्पष्ट अधिमान होता है, अपितु वह अपने अधिमानों के अनुसार कार्रवाई भी करता है। युक्तिशील उपभोक्ता अपने लिए उपलब्ध बंडलों में से सदा वही बंडल चुनता है जिसे वह सर्वाधिक अधिमानता देता है। उदाहरण 2.2 में वर्णित उपभोक्ता पर विचार करें। जो बंडल उसे उपलब्ध है उनमें से बंडल 2.2 उसका सर्वाधिक अधिमान प्राप्त बंडल है। अतः युक्तिशील उपभोक्ता के रूप में वह बंडल 2.2 को ही चुनेगा। जैसे हमने बिंदु ई को चुना, ऐसे ही ये जो बंडल है 2.2 को चुनेगा। पिछले भागों में ये देखा गया था कि बजट सेट उन बंडलों के बारे में बताता है जो उपभोक्ता को उपलब्ध है तथा उपलब्ध बंडलों के बारे में उसके अधिमान प्राय अधिमान मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था अधिमान मानचित्र जो एक उपभोक्ता की रुचियां और पसंद बताता है और जितना हम ऊपर जाते जाएंगे हमारी संतुष्टि बढ़ती जाएगी। अतः उपभोक्ता की समस्या को निम्न रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। युक्तिशील उपभोक्ता की समस्या ये होती है कि वे अपने उपलब्ध बजट सेट को देखते हुए संभावित उच्चतम अधिमान वक्र के बिंदु पर कैसे पहुंचे। जैसे हमारे में क्या है, जो एफ बिंदु है जो उसके पहुंच से बाहर है, क्योंकि उसके पास कितने रुपए थे, सिर्फ 100 रुपये थे और उसको खर्च कितने करने, जो उसको वहां तक पहुंचने के लिए 150 रुपये, लेकिन उसके पास कितने, सिर्फ 100 ही हैं। यदि ऐसा बिंदु कोई है तो वह कहाँ स्थित होगा, इष्टतम बिंदु बजट रेखा पर स्थित होगा। हमने देखा कि इष्टतम बिंदु हमारा कहाँ स्थित हुआ, बजट रेखा पे। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु इष्टतम नहीं हो सकता। ए और बी बिंदु इष्टतम बिंदु नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बजट रेखा पे स्थित नहीं थे और वो नीचे वाले तटस्थता वक्र या अंदिमान वक्र पे थे। तो और नीचे वाले तटस्थता वक्र अंदिमान वक्र पे उपभोक्ता नहीं रुकेगा क्योंकि उसे आगे वाले वक्र पर इष्टतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है, उसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदुओं की तुलना की मात्रा अधिक होती है तथा दूसरे की मात्रा भी कम नहीं होती। अतः उपभोक्ता एकदिष्ट अधिमान वाले इसी बिंदु को अधिमानता देता है। अतः यदि उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट हो तो बजट रेखा में नीचे किसी भी बिंदु पर कोई ऐसा बिंदु होता है जिसे उपभोक्ता अधिमानता देता है। बजट रेखा के ऊपर स्थित बिंदु उपभोक्ता के उपलब्ध नहीं होते, इसलिए उपभोक्ता का इष्टतम बंडल सबसे अधिक अधिमान वाला बजट रेखा पर स्थित होता है। और फिर हमने एफ बिंदु पढ़ा था। एफ बिंदु में मैंने आपको बताया जो एफ पॉइंट है उस पर वो उसकी पहुंच के बाहर है, वो वहाँ पे नहीं आ सकता, वो बजट रेखा से बहुत ऊपर था, इसलिए वो कौन सा बिंदु चूज करेगा, जो बजट रेखा पे पाया जाता है। विस्थापन की सीमांत दर तथा कीमतों के अनुपात की समानता। विस्थापन की सीमांत दर और कीमत के अनुपातों की समानता का मतलब ये होता है, यहाँ पर अगर मैं इसको आपको एक फॉर्मूले से समझाऊं तो हमने पढ़ा था कि बजट रेखा क्या बताती है, दो वस्तुओं की कीमत बताती है, तो Px बराबर Py, और हमारा जो तटस्थ वक्र है वो हमारी क्या बता रहा है, संतुष्टि बता रहा है। कौन सी सीमांत, तो Mu(x) अपॉन Mu(y). अब Mu(x) अपॉन Px भी हो सकती है, बराबर Mu(y) अपॉन Py भी हो सकती है, और जो मनी है उसमें भी Mu(m) अपॉन Pm भी हो सकती है। तो ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब ये तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये मतलब क्या है कि वो स्थिति जहाँ पर इष्टतम बिंदु ने प्राप्त है।
उपभोक्ता का इष्टतम बंडल ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा किसी एक अंदिमान वक्र का स्पर्श करती है। यदि बजट रेखा अंदिमान वक्र के किसी बिंदु को स्पर्श करती हो तो अंदिमान वक्र की प्रवणता का निरपेक्ष कीमत और बजट रेखा कीमत अनुपात का निरपेक्ष कीमत उस बिंदु पर एक समान होते हैं। मैंने बताया आपको कि आईसी का वो फॉर्मूला क्या है। आईसी को हम कैसे बताते हैं, MUX अपॉन MUY, ठीक है। और बजट रेखा को कैसे बताते हैं, PX अपॉन PY। दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये इसमें बताया गया है। हम पहले ये विचार कर चुके हैं कि अंदिमान वक्र की प्रवणता उस दर को व्यक्त करती है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने के लिए तैयार है। बजट रेखा की प्रवणता वह दर है जिस पर उपभोक्ता बाजार में एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने में सक्षम होता है। इष्टतम बिंदु पर दोनों दर एक जैसी होनी चाहिए। इसके कारण जानने के लिए ये ऐसे बिंदु को लें जहां ऐसा नहीं है। मान लीजिए ऐसे बिंदु पर जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर 2 है तो वे भी मानते हैं कि दोनों वस्तुओं की कीमत एक जैसी है। इस बिंदु पर यदि उपभोक्ता को वस्तु एक की एक अतिरिक्त इकाई दे दी जाए तो बाजार में वस्तु 2 की केवल एक इकाई देकर वस्तु एक की एक अतिरिक्त इकाई खरीदी जा सकती है। इसलिए अगर वह वस्तु एक की एक अतिरिक्त इकाई खरीद लेती है तो वह उस बिंदु द्वारा प्रदर्शित बंडल की तुलना में दोनों वस्तुओं को अधिक मात्रा प्राप्त कर सकती है और इस प्रकार अपने अंदिमान बंडल को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो सकती है। अतः जिस बिंदु पर विस्थापन की सीमांत दर अधिक हो तो कीमत अनुपात इष्टतम बिंदु नहीं हो सकता। विनिर्माण की असीमांत दर जिस जिस बिंदु पर कीमत अनुपात से कम हो उसके विषय में ही तर्क स्वीकार किया जा सकता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा ये बराबर होते हैं MUX अपॉन MUY इक्वल्स टू PX अपॉन PY। अगर इनमें से एक भी बड़ा छोटा होता है तो हम कौन सी वस्तु का उपभोग करेंगे वो बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर आ जाए। बजट रेखा पर इष्टतम बंडल कहाँ स्थित होता है, जिस बिंदु पर बजट रेखा केवल अंदिमान वक्र में से किसी एक को स्पर्श करती है जहाँ इष्टतम होगा। ये देखने के लिए कि ऐसा क्यों है, ध्यान दीजिए कि बजट रेखा पर कोई भी बिंदु उस बिंदु पर छोड़कर जिस पर वह अंदिमान वक्र को छूता है किसी नीचे वाले अंदिमान वक्र पर स्थित रहता है और इस प्रकार निम्न स्तरीय होता है। अतः ऐसा एक बिंदु जो उपभोक्ता का इष्टतम नहीं हो सकता। इष्टतम बंडल बजट रेखा के ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा अंदिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय है। रेखाचित्र 2.10 के उपभोक्ता के इष्टतम को प्रदर्शित किया गया है। X1 X2 मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था। इस डायग्राम में ये बताया गया कि ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर स्पष्ट कर रही है। ये आपका ई बिंदु हो गया जहाँ पे दोनों एक दूसरे को स्पर्श करिए, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करिए, मतलब आईसी और बजट रेखा का जो MUX अपॉन MUY को PX अपॉन PY है वो दोनों बराबर है। ये मैंने आपको पॉइंट बताया था जिसमें ये पॉइंट A पॉइंट है और ये पॉइंट B पॉइंट है। ये हमेशा IC1 पर है और ये बजट रेखा को काट रहे हैं, उसको स्पर्श नहीं कर रहे, चाहे हमारा जो तटस्थ वक्र है वो उन दो दर है। और ये हमारा बिंदु मैंने आपको बताया था, ये बिंदु F है। ये बिंदु F में ये है कि इस बिंदु में ये हमारे पहुंच के बाहर है और यहाँ पर उपभोक्ता नहीं पहुंच सकता। बजट रेखा काले रंग वाले अंदिमान वक्र पर स्पर्श रेखा है। ध्यान देने वाली जो पहली बात वह ये है कि जो अंदिमान वक्र बजट रेखा को केवल स्पर्श करती है वह उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट सेट की दृष्टि से सर्वोच्च अंदिमान वक्र है। इससे ऊपर के अंदिमान वक्रों को स्थित बंडल स्लेटी वॉल की तरह सेफ्टी वॉल की तरह उपभोक्ता की सामर्थ्य से बाहर है। से नीचे के अंदिमान वक्रों पर स्थित बंडल नीले वाले की तरह उन बिंदुओं से निश्चित रूप से निम्न स्तरीय होते हैं जो बजट रेखा को स्पर्श करने वाली अंदिमान वक्रों पर स्थित है। बजट रेखा का दूसरे कोई भी बिंदु निचले अंदिमान वक्र पर स्थित होता है तो इस कारण X1 X2 से निम्न स्तरीय है, इसलिए X1 X2 उपभोक्ता का इष्टतम बंडल है। कहने का मतलब ये है इसमें ये वाला जो बिंदु है वो आपका इष्टतम बिंदु है, बाकी
इसके नीचे नीचे वाला ये वाला निम्न स्तरीय है और ये वाला सर्वोच्च है। यहाँ वो पहुँच नहीं सकता और यहाँ वो रह नहीं सकता। वरण या चयन की समस्या। वरण और चयन की समस्या जीवन में अनेक चयन की समस्या, आर्थिक समस्या, केंद्रीय समस्या एक ही होती है। ये मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे चयन की समस्या होती है। चयन की समस्या के दो कारण होते हैं, एक हमारी आवश्यकताएं अधिक होती हैं और उसके अनेक प्ररूप होते हैं, और हमारी अनगिनत होती है, अनलिमिटेड होती है हमारी वांट्स। और दूसरा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे संसाधन हैं, वो कैसे हैं, सीमित हैं और उनके अनेक रूप हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर कौन सी समस्या उजागर हो जाती है, चयन की समस्या पैदा हो जाती है। चयन की समस्या जीवन के अनेक संदर्भों में सामने आती है। किसी चयन समस्या में विकल्पों का साध्य सेट होता है। इस साध्य सेट में ऐसे विकल्प शामिल होते हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए उपलब्ध होते हैं। ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति के पास साध्य विकल्पों के सेट के सुस्पष्ट अधिमान है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को स्पष्ट जानकारी है कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है और इस कारण वह साध्य सेट के किन्हीं दो विकल्पों की परस्पर तुलना कर सकता है। व्यक्ति अपने अधिमानों के आधार पर सभी विकल्पों का श्रेणीकरण सर्वोत्तम से लेकर नीचे तक की कोटि से कर सकता है। वह साध्य सेट और विकल्पों के सेट को सुस्पष्ट अधिमान संबंध ही चयन का आधार बनाता है। सामान्यतः व्यक्तियों की युक्तिशील माना जाता है। उनके पास सुस्पष्ट अधिमान ही नहीं होते, बल्कि वे चयन भी अपने अधिमानों के अनुसार ही करते हैं। किसी भी उपलब्ध स्थिति में कहीं भी युक्तिशील व्यक्ति अपने लिए हमेशा सर्वोत्तम ही प्राप्त करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, युक्तिशील व्यक्ति साध्य सेट में भी सर्वोत्तम विकल्प का ही चयन करता है। इस पाठ्य में हमने उपभोक्ता के चयन के विशेष संदर्भ में लागू चयन समस्या का अध्ययन किया है, जहां बजट सेट साध्य सेट है और दोनों वस्तुओं के विभिन्न बंडल जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर खरीद सकता है विकल्प है। ये माना जा रहा है कि उपभोक्ता युक्तिशील है और बजट सेट का संदर्भ में उसका अधिमान संबंध सुस्पष्ट है। वह अपने बजट सेट से अपने सबसे अधिक अधिमानता प्राप्त बंडल का चयन करता है। इस स्थिति में उपभोक्ता का इष्टतम बंडल ही उसका चयन है। तो उसका चयन कौन सा होगा, जहाँ पर जो उसके पास पैसे हैं वो पूरी तरीके से खर्च हो जाए, उससे संतुष्टि प्राप्त हो जाए, वही उसका इष्टतम बिंदु होता है। इष्टतम बिंदु को आप कैसे बता सकते हो, MU(x/MUy) = PX/PY। जहाँ ये दोनों बराबर हैं, वहीं पर उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु होता है। अब हम इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। इसमें एक चैप्टर जो आपके अलग से था पिछली बार, वो अब इसी में शामिल कर दिया गया, मांग। और मांग एक खुद बहुत बड़ा और अलग से चैप्टर है, इसलिए आपका जो चैप्टर है यहाँ तक, जो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत था, वो उसका एक पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमको मांग पढ़ना है, मांग की लोच पढ़ना है। तो मांग और मांग की लोच अलग से चैप्टर्स हैं, लेकिन इस बुक में कंबाइन कर एक ही चैप्टर में दे रखा है। वो हम कल के वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नोट्स बनाने के लिए आप दूसरी बुक का और रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में कई चीज़ें हैं, लेकिन शॉर्ट में सब चीज़ें समझा रखी हैं। आपको अगर इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना हो, वैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरे वीडियो में हर कंसेप्ट को, लेकिन अगर और भी कुछ अच्छे से पढ़ना हो या नोट्स बनाने हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको PDF दूसरी बुक की अवेलेबल करा दूँगी। थैंक यू सो मच।